गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई एक भी बता दे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके। तो देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास ही है। इनफैक्ट आज हम अपेंडिक्स ए का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ अपेंडिक्स बी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ऑफ एमओडी फाइनेंस, उसे कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट का मेजर पार्ट है जो सिलेबस में दिया हुआ है वो पूरा हो जाएगा। इसमें देखिए, मैं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और साथ ही साथ एमओडी के बारे में मैं बता दूं। आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तक ही इंफॉर्मेशन आप रखें। बाकी आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हैं जो ब्रांचेज हैं या डायरेक्टरेट हैं उनके फंक्शन क्या हैं, लेकिन उतना ज्यादा डीप में मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके पास ये बुक रहेगी हमेशा, डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट, मैंने मैटर भी दे दिया है, तो आप चाहें तो आप जान सकते हैं। साथ ही साथ और भी आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट भी जो 2018 और 19 की है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। साथ ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एमओडी की जो वेबसाइट्स हैं आप उनको भी विजिट करके थोड़ा बहुत अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ही फोकस ज्यादा करना है। बाकी जो हमारा खुद का अपना डिपार्टमेंट है या हमारी जो एपेक्स बॉडी है, कह सकते हैं मोडी फाइनेंस, उनके फंक्शन पर हमें अच्छी तरह फोकस करना है। और बहुत जल्दी अब हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे पार्ट्स में, तो थोड़ा हमें फास्ट भी करना है चीजों को, ये भी ध्यान रखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। तो मेरी आज कोशिश होगी कि मैं आपको चीजों को थोड़ा फास्ट तरीके से जो है करा दूं। तो इसमें जरा आप देखिए, हम लोग जो है आर्मी के, हेलो, थोड़ी सी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही है सर। हाँ जी, आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आर्मी के जो मतलब आर्मी के जो पीएसओज हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, आर्मी की जो ब्रांचेज हैं, इसके बारे में अच्छी खासी मैंने जानकारी दे दी थी। और आपको मैं बताऊं कि ये सब कुछ पीपीटी फॉर्म में और बहुत ही बुलेटेड फॉर्म में बहुत जल्दी आपको मिलेगा। अभी मैं बुक से आपको इसीलिए चीजें दिखा रहा हूं जिससे कि आपका अटैचमेंट टेक्स्ट से हो जाए, और इसके बाद जब हम आपको बुलेटेड चीजें देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फर्दर जो है मेरा जो प्लान है, हम पहले हो सकता है पीपीटी से आपको दिखा दें और फिर आपसे कहें कि बुक पढ़ लीजिए, और बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे ऑडिट कोड का हो, या जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, या फिर कंडक्ट, या मतलब जो भी डिसिप्लिन वाले हैं, या कैट कोर्ट केसेस के, कहीं पर भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें आपको मिलेंगी। जहां पर मुझे जैसी जरूरत लगेगी मैं वैसा चेंज भी करूंगा, क्योंकि मेरा जो बेसिक टारगेट है, पर्पज है, वो ये है कि आप लोगों को हर हाल में चीजें समझ में आनी चाहिए और वो आपकी प्रिपेयर होना चाहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे नेवी आर्मी का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ज्यादा उतना उसमें मतलब उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है फंक्शन को लेकर के। बेसिकली जो है आप उनमें जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी कोर है, वो थोड़ा सा आपको जरा देख लेना है। तो इसमें अब हम लोग जो है ये जो नेवी का सेटअप है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये नेवी के सेटअप में थोड़ा सा दिया है, बहुत ज्यादा नहीं दिया है। तो पहला जो मैंने पार्ट इसमें हाईलाइट किया है, पहली बात तो ये कि नवल हेडक्वार्टर्स के जो हेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं, यानी नेवी चीफ आप उन्हें कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है 5 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात की गई है, जिनको नीचे लिस्ट किया गया है, 5 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। आर्मी के केस में 6 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात की जाती है।
और नेवी में देखिए यहाँ पर 5 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात है जिनके मेन फंक्शन दिए हुए हैं। इनमें से पहले है आपके वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, जिनका बहुत ही क्रूशियल फंक्शन है आपका ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑपरेशंस आप समझ रहे होंगे जो नेवी के आपके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, प्लान्स हैं, वीपन्स पॉलिसी, वीपन से रिलेटेड मतलब क्या उनके पास होना चाहिए, किस तरह के हथियार, किस तरह के वीपन्स होना चाहिए, टैक्टिक्स से रिलेटेड, नवल इंटेलिजेंस, नवल मतलब गुप्त सूचनाएं जो है जो नेवी से संबंधित हैं, या नेवी से संबंधित संचार, नवल कम्युनिकेशंस, हाइड्रोग्राफी मतलब पूरा का पूरा ये जो चूंकि वाटर से जुड़ा हुआ है तो इससे संबंधित सारी की सारी डिटेल्स, ग्राफी हाइड्रोग्राफी का मतलब है, और मतलब सी डिटेल्स पूरी कह सकते हैं आप। वर्क स्टडी एंड नवल सेक्रेटरिएट यानी वर्क से रिलेटेड स्टडी भी शामिल है, प्लस नेवी का जो सेक्रेटरिएट है वो भी इनके अंडर में ही काम करता है। और सप्लाई ऑफ पब्लिकेशंस भी एक जो है इनका प्रकाशन से संबंधित जो भी चीजें लोगों को सप्लाई करनी पब्लिकेशंस, वो भी इन्हीं के अंडर में आएगा या इस ब्रांच के या इन पीएसओ के अंडर में आएगा। ये एक पीएसओ हो गए आपके वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। नेक्स्ट है आपके द चीफ ऑफ पर्सोनल, तो ये कार्मिक विभाग कह सकते हैं, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में हर मिनिस्ट्री में एक एचआरडी होता है आपका, तो ये आपका कार्मिक विभाग कह सकते हैं जिसका काम है रिक्रूटमेंट करना सेलर्स का या नवल ऑफिसर्स का, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस यानी सर्विस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। हर तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती हैं। जैसे हम लोग सिविल सर्विस में हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस में हमारे कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, सेक्रेटरीट सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, आर्म फोर्सेज में जो लोग हैं उनके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस की। तो सबके लिए अलग अलग सर्विस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसे डिसाइड करना। ट्रेनिंग जो भी आपके लोग हैं नेवी में उनकी ट्रेनिंग इंश्योर करना। वेलफेयर एंड डिसिप्लिन ऑफ ऑल सर्विस पर्सोनल इन द नेवी, तो नेवी के अंदर यानी जो भी वेलफेयर के वर्क हैं या जो भी अनुशासन सर्विस पर्सोनल का है उसको भी लुक आफ्टर करना, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी मैटर है। इसके अलावा जो है आप इसमें देख सकते हैं कि एजुकेशन है, मेडिकल है, स्टेटिस्टिक्स है, लीगल अफेयर्स है नेवी के, ये चीजें दी गई हैं जो मतलब ये चीफ ऑफ पर्सोनल को लुक आफ्टर करना, ये एक पीएसओ हो गए। नेक्स्ट है हमारे द चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है मतलब लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो भी नेवी को चाहिए, जैसे वर्क्स रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं। और ध्यान दीजिएगा जरा जरा वर्क में जब एस लग जाता है, वर्क्स जब हो जाता है तो इसका मतलब हमेशा कंस्ट्रक्शन वर्क्स से है, जैसे जो एमईएस करता है, जो बॉर्डर रोड्स करता है, यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्क एजेंसीज हैं आपकी उनके काम को ही आप यहाँ पर वर्क्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करना। ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द सप्लाई ब्रांच इंक्लूडिंग पे, पेंशन, मतलब जो भी सप्लाई ब्रांच से जुड़े हुए मामले हैं वो सारे देखना, और साथ में इसमें ये भी शामिल है पे, पेंशन एंड अलाउंसेज ऑफ सर्विस पर्सोनल। तो कहने का मतलब जो नवल पे ऑफिस है आपका मुंबई में, वो कहीं ना कहीं चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स के अंडर में काम करेगा, फंक्शन करेगा। विक्चुअलिंग एंड क्लॉथिंग, मतलब ये विक्चुअलिंग फूड से संबंधित, फूड सप्लाई से संबंधित शब्द है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और क्लॉथिंग है मतलब जो भी क्लॉथिंग रिलेटेड जो है यूनिफॉर्म्स या जो भी क्लॉथिंग रिलेटेड और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं क्लॉथिंग्स में आर्म फोर्सेस की, वो सब कैटर करना। नवल आर्मामेंट सप्लाई, नेवी को क्या आर्म्स एंड एमिनिशन सप्लाई होने हैं उससे रिलेटेड वर्क, जैसे उधर एक ऑर्डिनेंस आपका पूरा का पूरा आर्मी में एक कोर ही है जो ये देखती है ऑर्डिनेंस सप्लाई को, तो यहाँ पर वो देखना। नवल स्टोर्स, नेवी का स्टोर मैनेज करना क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स के चीफ हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, वेलफेयर एंड डिसिप्लिन ऑफ ऑल सिविलियन पर्सोनल इन द नेवी, तो देखिए ऊपर भी यहाँ पर इसी तरह का दिया हुआ था वेलफेयर एंड डिसिप्लिन ऑफ ऑल, लेकिन वो चीफ ऑफ पर्सोनल जो थे वो सर्विस पर्सोनल यानी जो नेवी के लोग हैं आपके आर्म फोर्सेस से जो जुड़े हुए सर्विस पर्सनल हैं आपके, जैसे सेलर्स एंड नेवी ऑफिसर्स, उनके लिए था। और यहाँ पर जो सिविलियन नेवी में आपके लगे हुए हैं उन लोगों के लिए जो है जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस की, साथ ही साथ उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो मैटर है वो ये चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स को लुक आफ्टर करना है।
आवाज आ रही है कि नहीं, जरा एक बार बता दीजिए, कुछ पता नहीं चल रहा। आ रही मैं है बोलता रहूं पता सर आ रही है चले। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये देखिए एक छोटा सा डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये चीफ ऑफ पर्सोनल जो है ये नेवी के जो आपके सर्विस पर्सोनल हैं। व्हेन यू से सर्विस पर्सोनल इट मींस सेलर्स एंड नेवी ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स। एंड ये जो चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स हैं उनको, ये जो है जो नेवी में सिविलियन पर्सोनल हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज और उनके वेलफेयर और डिसिप्लिन रिलेटेड वर्क को लुक आफ्टर करना है। इसके बाद आपके जो चौथे पीएसओ हैं आपके चीफ ऑफ मटेरियल, इनका देखिए क्या काम है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब प्रोविजनिंग भी कई बार प्रोविजन सेक्शन होता है। इसका मतलब जैसे यही है कि स्टोर्स वगैरह है या सर्विसेज हैं, इन सारी चीजों को उपलब्ध कराना। तो वो जो भी चीजें हैं मतलब मटेरियल प्लानिंग करना, स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना कि कितना स्टोर आया, कितना यूज हुआ, कितना बचा हुआ है। और स्टोर आइटम में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह सारी चीजें आप समझेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनेंस वाले हैं। तो जीएफआर में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला चैप्टर शायद शामिल किया गया है आपके सिलेबस में, तो हम बहुत अच्छी तरह चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो उसकी प्रोविजनिंग करना यानी प्रोविजन करना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स, मतलब जो भी शिप्स वगैरह है उनका निर्माण या उनको उनका रख रखाव। वीपन्स एंड इक्विपमेंट, मतलब ये हथियारों से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है आपके जो है नेवी में यूज होने वाले उनसे संबंधित वर्क। नवल डॉकयार्ड भी यही लुक आफ्टर करेंगे। नवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये एक हम लोग पढ़ रहे थे उधर डीजीक्यूए के बारे में, तब मैंने एक बात कही थी उसमें कि डीजीक्यूए भी नेवी के सर्टेन आइटम्स के इंस्पेक्शन के लिए, जो सर्टेन आइटम्स आप सप्लाई हैं जो नेवी को होते हैं, उसमें डीजीक्यूए ही जो आर्मी के लिए बेसिकली इंस्पेक्शन करती है एजेंसी, वो नेवी के लिए भी करती है। लेकिन वहां पर लिखा था कि सिवाय नवल आर्मामेंट के। तो जो नवल आर्मामेंट है वो ये नवल आर्मामेंट ये चीफ ऑफ मटेरियल लुक आफ्टर करते हैं। और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है नवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नवल आर्मामेंट रिलेटेड चीजें जहां से भी सप्लाई हो रही हो, बिफोर सप्लाई टू द आर्मामेंट विल बी इंस्पेक्टेड and will be ensured that everything is as per standard, as per requirement of the navy। तो ये सारी चीजें जितने भी देखिए तीन तरह चार तरह की इंस्पेक्शन एजेंसीज आपने पढ़ी है पूरे इस सेटअप में। एक बहुत ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और तीनों आर्म फोर्सेस को मिलाकर, सारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसकी जानकारी काफी हद तक आपको हो रही है और आगे भी इन फ्यूचर होती जाएगी। साथ ही साथ मैरीन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यानी जो भी आपके मैरीन एंड मैरीन आप समझ रहे होंगे समुद्र से जुड़ा हुआ एक ये एडजेक्टिव है। और प्लस इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी आपका वर्क है शिप्स वगैरह में वो भी लुक आफ्टर करना चीफ ऑफ मटेरियल पीएसओ का काम है। इसके बाद ये आखिरी जो पीएसओ है असिस्टेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ, इनका वर्क समझ लेते हैं। ऑल नवल एयर एंड सब मैरीन आर्म्स मैटर्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिस्टम, मतलब है कि नेवी में भी देखिए बहुत एयर मतलब नवल एयर का मतलब देखिए ये है कि नेवी के पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेन होते हैं जो कि आपके जो है जैसे आपने देखा होगा कि लड़ाकू विमान होते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें कि पूरा का पूरा एक जखीरा होता है ऐसे जो है फाइटर प्लेन्स का। तो ये जो है आपका नेवी का भी कहीं ना कहीं जो एयर डिफेंस है उससे जुड़ाव है, उसको लुक आफ्टर करना। सबमरीन आर्म्स जानते हैं सबमरीन के बारे में, जो पनडुब्बियां होती हैं, तो हमारे पास भी पनडुब्बियां हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया वार हो रहा है तो उसमें लोग काउंटिंग बताते हैं, रसिया के पास कितनी सबमरीन है, यूक्रेन के पास कितनी है। तो ये जो सबमरीन है पनडुब्बी, उस शाखा को भी देखने का काम इन्हीं का है, असिस्टेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ का। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसको भी निर्धारित करना, मतलब कैसे क्या करना है। ऑपरेशंस उसको भी मतलब देखना, लुक आफ्टर करना। ऑपरेशन स्टाफ एंड मटेरियल एस्पेक्ट, मतलब ऑपरेशन स्टाफ का मतलब है कि उस वर्क में लगे हुए लोगों को, कार्मिकों का भी उनको भी जो है लुक आफ्टर करना, उनको भी मॉनिटर करना। साथ ही साथ मटेरियल एस्पेक्ट एंड फंक्शनल कंट्रोल ओवर द ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच यूनिट्स, यानी इस तरह की यूनिट्स जो इन कामों में लगी हुई है चाहे सबमरीन्स में हो या नवल एयर में हो,
देखिए एक विशेष चीज को यहाँ पर दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे भी ट्रेनिंग वगैरह की बात थी, लेकिन वो डिफरेंट एस्पेक्ट था। यहाँ पर नवल एयर और सबमरीन आर्म्स जो है उससे जुड़ी हुई चीजें खास तौर से यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसमें जो लगा हुआ स्टाफ है या जो सर्विस पर्सोनल है उनकी ट्रेनिंग इंश्योर करना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी उससे जुड़ी हुई जो भी यूनिट्स हैं आपकी उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना, मीटियोरोलॉजी एंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स यानी जो भी आपके मौसम संबंधित चीजें हैं या एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स है उनको देखना। आप जानते हैं कि मेट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आपका मतलब फेयर्स में होता है, ये एक मतलब समुद्र में जो है, तो इसको भी लुक आफ्टर करना जो है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो असिस्टेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ का वर्क है। इसके बाद देखिए इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में समझ लीजिए। 3 बेसिक कमांड है नेवी के जो आपके यहाँ पर जो है पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, और ये जो है जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है ये इन्हीं तीनों कमांड के थ्रू पूरी नेवी के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला आपका जो कमांड है जरा ध्यान से देखिए, पहला जो नेवी का कमांड है ये है आपका वेस्टर्न नवल कमांड, जिसको कि हेड करते हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। दूसरा कमांड है ईस्टर्न नवल कमांड, ये विशाखापट्टनम में है। ये जो ए में था आपका वेस्टर्न नवल कमांड वो मुंबई में था। और देखिए आप इस बात को अपने दिमाग में फिगर को आप बना लीजिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है जो हमारा देश है वो कह सकते हैं कि आपका 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न पार्ट है हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और दूसरी तरफ मतलब ये पूरा पश्चिम बंगाल से लेकर के उधर कोलकाता से लेकर के ये उड़ीसा होते हुए आपका आंध्र प्रदेश को टच करते हुए जो तमिलनाडु तक जाता है कन्याकुमारी तक, ये पार्ट आपका ईस्टर्न कोस्ट है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इसके बाद में फिर उस नीचे वाले हिस्से को आप जो है ये कह सकते हैं कि अरब सागर का ये इंडियन ओशियन का ये एक्सटेंशन है। इंडियन ओशियन का सर्टेन पार्ट ये बंगाल की खाड़ी के रूप में है, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी हिस्सा है जो कि उधर तमिलनाडु से ही शुरू होकर आपका केरला होते हुए फिर इधर गोवा महाराष्ट्र गुजरात को टच करता है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है जिसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है मुंबई आपका वेस्टर्न कोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेशन कह सकते हैं नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो वेस्टर्न नवल कमांड है ये मुंबई में आपकी लोकेटेड है, और जो ईस्टर्न नवल कमांड है ये विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। और इसके अलावा देखिए एक और है आपका जो है ये कमांड सदर्न नवल एरिया, ये कोचीन में है, लेकिन ये छोटा कमांड होने की वजह से इसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ही हेड करते हैं, और बाकी जो 2 आपके जो है कमांड थे उसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेड कर रहे थे। तो इसको आप टैली कर सकते हैं उधर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो आर्मी में थे, और एक जगह आपको टर्म मिला था सिर्फ जनरल ऑफिसर कमांडिंग। तो ये ध्यान दीजिएगा ये लोअर फॉर्मेशन है आपकी, मतलब एक स्मॉलर फॉर्मेशन है, नॉट टू से लोअर फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज इन पैरेलल टू अदर 2 कमांड्स। यानी जो दूसरी दोनों कमांड है ए और बी में उनके पैरेलल में ही है, लेकिन स्मॉलर फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हेड करने वाले जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो आपकी स्मॉलर है। एक यहाँ पर शब्द जैसे मैंने यूज किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये हालांकि आगे एफआर पढ़ाते हुए बहुत अच्छी तरह आपको समझाएंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी में एक बेसिक अंतर होता है। जिसे जिसे कोई भी अलॉटमेंट फंड अलॉटमेंट होता है, फाइनेंशियल पावर दी जाती है, उसे कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो भी व्यक्ति या जो भी अथॉरिटी है उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ कहा जाता है। जब जब कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी या सीएफए की बात आएगी तो उसका मतलब है कोई भी ऐसी अथॉरिटी, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, किसी भी विंग की हो, इवन चाहे वो डीएडी के ही क्यों ना अथॉरिटीज हो, जिसको भी कोई ना कोई फाइनेंशियल पावर दी गई है उसे कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी कहते हैं। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड भी कई बार यूज होगा और सीएफए भी यूज होगा। आगे जरा इसमें देखिए अलग अलग कमांड का जो एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर इनका कंट्रोल है। तो जो वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई है, ये कहाँ पर जो शिप्स हैं या जो शोर स्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो शिप्स हैं और जो वहां पर जो शोर स्टेब्लिशमेंट है नेवी का, उसको कंट्रोल करेंगे। तो कहाँ कहाँ पर, मुंबई, ओखा, जामनगर, लोनावाला, ये इतनी जगह के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है।
और इसके अलावा जो है एक और लिखा है कि एक ऑपरेशनल जो है यहाँ पर ये ऑपरेशनल कंट्रोल, जितने भी मुंबई में आपके शिप्स हैं उन सभी के ऑपरेशनल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और इनके अंडर में जो यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड है, इनके अंडर में एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग भी है वेस्टर्न फ्लीट के, जो वेस्टर्न फ्लीट को लुक आफ्टर करेंगे, हु एक्सरसाइजेज ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर शिप्स ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट। यानी वेस्टर्न फ्लीट में, फ्लीट का मतलब जहाजी बेड़ा होता है, तो जितने हमारे जहाज वेस्टर्न फ्लीट में हैं उन सारे जहाजों पर जो ऑपरेशनल कंट्रोल है सीधे तौर पर वो आपका फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट का होगा। और ये जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट है ये किसके अंडर में है? ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई के अंडर में फंक्शन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो ईस्टर्न नवल कमांड है विशाखापत्तनम का, ये इसका कितना मतलब ज्यूरिसडिक्शन है, शिप्स और शोर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ के इनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं? विशाखापत्तनम, कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार एंड चेन्नई। ये इतने रेंज में या इतने जो शोर एस्टेब्लिशमेंट है इस एरिया में, ये सीधे सीधे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नवल कमांड के अंडर में है। और इसके अलावा यहाँ पर विशाखापत्तनम में जो भी शिप्स बेस्ड हैं उनका कंट्रोल भी सीधे सीधे इनके पास है, जो भी फ्लीट है। और इसके अलावा जो है ये ऑपरेशनल कंट्रोल जो ईस्टर्न फ्लीट का है, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, वो भी इनके अंडर में काम करेंगे। तो देखिए वहां पर आप देख रहे थे कि जो वेस्टर्न कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं उनके अंडर में भी एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे जो वेस्टर्न फ्लीट को सीधे सीधे कंट्रोल कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही जो ईस्टर्न नवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, इनके अंडर में भी एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है जो कि ईस्टर्न फ्लीट जितना भी है विशाखापत्तनम में बेस्ड है, या वहां जितने भी ये लोकेशन बताई गई हैं उसको सीधे सीधे ये कंट्रोल करते हैं। और ये जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नवल कमांड के अंडर में। इसके अलावा जरा देखिए आपका 5.5 में है ये जो सदर्न नवल एयर एरिया, सदर्न नवल एरिया है आपका, जो कि एक स्मॉलर फॉर्मेशन है कह सकते हैं अदर देन जो आपके ये दिए गए थे आपके दो कमांड जो है, तो ये छोटा है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शोर एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड नियर कोचीन, जिसमें कि कोयम्बटूर और गोवा भी शामिल है। ऊपर देखिए उसमें मुंबई वाले में गोवा नहीं शामिल था, गोवा आपका यहाँ शामिल है। कोचीन, कोयम्बटूर और गोवा, यहाँ के जो भी आपके शोर एस्टेब्लिशमेंट हैं वो आपके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, ये कमांडिंग इन चीफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग सदर नवल एरिया कोचीन के अंडर में। और इसका नॉमेनक्लेचर भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सदर नवल एरिया इसको कहा जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, 3 बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जो अलग अलग नाम से दी गई हैं, 2 को कमांड के नाम से और एक एरिया के नाम से। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एयरफोर्स के केस में। एयरफोर्स में देखिए 4 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं और जो एयर हेड क्वार्टर्स है इसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ हेड करते हैं। 4 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स द्वारा इन्हें असिस्ट किया जाता है। और ये कौन है चारों? पहले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, दूसरे डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तीसरे हैं एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और चौथे हैं आपके एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। तो ये 4 पीएसओ हैं आपके एयरफोर्स में। तो जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है इनका मुख्य काम क्या है? जितने भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं एयरफोर्स के उन्हें मॉनिटर करना, प्रोजेक्ट ग्रुप्स को मॉनिटर करना, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में इसमें बजट भी एयरफोर्स का आ जाता है, उससे रिलेटेड वर्क भी हो गया। फाइनेंशियल प्लानिंग को इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि इससे हमारा रिलेशन है, लेना देना है। एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स मतलब एयर स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना और उसे फुलफिल करना, ट्रेनिंग इंश्योर करना, जो भी एयरफोर्स पर्सोनल हैं, सिस्टम्स इवेल्युएशन एंड एजुकेशन, यानी जो भी सिस्टम्स है उनको समय समय पर उनका मूल्यांकन करना, उसको इवेल्युएट करना, और प्लस जो है एजुकेशन भी इंश्योर करना, यानी एजुकेशन मतलब एजुकेट करना लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स से रिलेटेड। जब भी जैसे कि क्या है कि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, दे नीड टू बी अपडेटेड
they need to keep abreast with the latest changes in the world, latest changes happening in the world। तो ये रक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शामिल होती रहती है। तो जो कुछ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उससे लोगों को एजुकेट करना और सिस्टम्स को इवेलुएट करना कि उनकी फंक्शनिंग कैसी है और कैसी होनी चाहिए। तो ये इवेल्युएशन आप कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का मेन काम है ये ऑपरेशनल, इनका बहुत ही ऑफेंसिव ऑपरेशंस, यानी जहां जहां पर हमको आक्रामकता दिखानी, ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं, उससे रिलेटेड वर्क। एयर डिफेंस करना, मतलब देश की जो एयर से होने वाले हमले की रक्षा करना, इंश्योर करना। तो जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारे के सारे आपके इनके अंडर में मॉनिटर करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड मैरी टाइम ऑपरेशंस, यानी इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट भी शामिल है प्लस मैरी टाइम ऑपरेशंस यहाँ भी आ गया। तो ये नेवी से जुड़ा हुआ फंक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है एयरफोर्स नेवी मिल करके भी काम करते हैं। तो मैरी टाइम ऑपरेशंस का मतलब जो समुद्र से जुड़े हुए जितने भी अभियान होंगे वो आपके मैरी टाइम ऑपरेशंस हो गए। प्लस इंटेलिजेंस, यानी जो गुप्त सूचनाएं हैं उससे संबंधित। और इसके अलावा फ्लाइट सेफ्टी, यानी जितने भी हमारे फाइटर प्लेन है या जो भी आपके जो है लगी हुई चीजें हैं ऑपरेशन में, हेलीकॉप्टर्स हो या एरोप्लेन हो या आपके फाइटर प्लेन हो, उनकी सबकी सेफ्टी इंश्योर करना। मेटेरियोलॉजी मतलब इसमें मौसम संबंधित चीजें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौसम संबंधी घटनाएं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सिग्नल्स से रिलेटेड वर्क प्लस एयर स्टाफ इंस्पेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशंस, यानी जहां जहां पर ज्वाइंट ऑपरेशंस हो रहे होंगे आर्मी के साथ या नेवी के साथ मिल करके, तो जो एयर स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होगा उसका इंस्पेक्शन करना प्लस उसके लिए प्लानिंग करना, ये काम डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का है। थर्ड पीएसओ है हमारे एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं जहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपका एचआरडी रिलेटेड वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेब्लिशमेंट जो होता है। तो देखिए इसमें रिक्रूटमेंट शामिल है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन संबंधित मामले शामिल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो सर्विस की होती हैं वो शामिल हैं आपकी। और जाहिर सी बात है कि इसमें अलग से किया गया कि सर्विस पर्सोनल के लिए कि सिविलियन के लिए है, तो हम इसमें सर्विस पर्सोनल को मान लेंगे। पोस्टिंग्स उनकी डिसाइड करना, प्रमोशन देखना, वेलफेयर उनका इंश्योर करना, प्लस पे, पेंशन एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें, मेडिकल, अकाउंटिंग भी देखिए यही इन्हीं के पास है। और हम आपको बता दें कि इसमें एयरफोर्स में एक बहुत ही एलेबोरेट अरेंजमेंट है, वहां पर भी अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं आपके, लेकिन जो है वो हमारी तरह से नहीं, मतलब वो उनका एक डिफरेंट टास्क है, उनके खुद की स्टोर्स की अकाउंटिंग करना और प्लस जो पे एंड अलाउंसेज हैं उनके या पे अकाउंट्स हैं उनको देखना, फंड अकाउंट्स को देखना। तो ये काम चूंकि एयरफोर्स खुद अपना कर रहा है तो ये वर्क भी देखिए इसमें शामिल है जो एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। लीगल मैटर्स को लुक आफ्टर करना, वर्क सर्विसेज, जो वर्क सर्विसेज की बात आती है तो जाहिर सी बात है जो मैं बात कर चुका हूँ एमईएस से रिलेटेड वर्क्स या और भी कोई अगर वर्क्स कैरी आउट करे इनके लिए, जैसे बीच में कभी कभी डीआरडीओ ने बहुत सारे वर्क्स कैरी आउट किए और बाद में जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुए थे उन्होंने डीआरडीओ को वर्क्स सर्विसेज से फिर मतलब उन्हें अलग कर दिया। और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना, मतलब एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उन्हें लुक आफ्टर करना, जो कि विद इन एयरफोर्स फंक्शन कर रहे हैं। एयरफोर्स एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, अब जैसे इसमें मेंटेनेंस वर्ड सजेस्ट करता है तो ये आपका मेंटेनेंस रिलेटेड बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क्स और बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसमें जैसे देखिए पहला है आपका प्रोविजनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्टोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह की प्रोविजनिंग का मतलब है कि एक्वायर करना, उनको एयरफोर्स के लिए प्राप्त करना, ये प्रोविजनिंग हो गई। मेंटेनेंस फिर उनका इंश्योर करना, रख रखाव उनका एयरक्राफ्ट का, और साथ ही साथ जो भी और स्टोर्स है आपका, स्टोर्स की डिफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जब आप एफआर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज, बहुत सारी इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी इससे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्मामेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सारी चीजें इन्हीं के अंडर आती हैं। इंजीनियरिंग सपोर्ट, मेंटेनेंस प्लान्स, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एयरक्राफ्ट
एंड एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, तो जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए जो भी आपके हैंगर वगैरह है उनका मेंटेनेंस करना, उनको प्रोवाइड करना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क इनके पास है। और एयरफोर्स में ये 4 आपके पीएसओ हैं और ये चारों का अलग अलग काम हो गया। अब देखिए ये एयरफोर्स कमांड्स की यहाँ पर बात की गई है, तो 5 कमांड है एयरफोर्स की, ध्यान दीजिएगा जरा। एयरफोर्स में 5 कमांड है और एक इसी के साथ में एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल ग्रुप भी है। तो ये पांचों कमांड कौन सी हैं? नंबर 1 वेस्टर्न एयर कमांड, नंबर 2 सेंट्रल एयर कमांड, नंबर 3 ईस्टर्न एयर कमांड, नंबर 4 ट्रेनिंग कमांड, नंबर 5 मेंटेनेंस, और जो छठवां है इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल ग्रुप, उसका नाम ही है नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप। ध्यान दीजिए इस छठवीं कमांड का नाम है नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप। और इसके अलावा जो है कुछ और यूनिट भी हैं। देखिए ये पांचों कमांड आपके सीधे सीधे जो है एयर हेडक्वार्टर्स के अंडर में फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ यूनिट्स भी हैं आपकी जो सीधे सीधे एयर हेडक्वार्टर्स के ही अंडर में काम करती हैं, और वो जो है उनका एक जो उनका फंक्शन है वो कुछ अलग तरह का है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है। तो अपने कुछ अलग तरह के फंक्शन की वजह से, नेचर ऑफ फंक्शंस की वजह से उनको सीधे सीधे एयर हेडक्वार्टर्स के अंडर में रखा गया है। इसके अलावा जरा आगे देखिए, लिखा है जो वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न एयर कमांड और जो नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप है, ये जो है अंडर देयर कंट्रोल ऑल फ्लाइंग यूनिट्स, यानी जितने भी फ्लाइंग यूनिट्स हैं वो इन्हीं के अंडर में। तो ध्यान दीजिए जरा, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न 3, और ये आपकी जो नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप है 4, ये 4 कमांड ही सारे के सारे फ्लाइंग यूनिट्स रखते हैं। और उसमें फ्लाइंग यूनिट्स कौन सी हैं? फाइटर है, बम्बर है, रिकॉन्सेंस है, एयर ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रंस है, सिग्नल्स यूनिट्स हैं। तो ये आपके 4 के ही अंडर में है। विद इन देयर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन the commands group are responsible for the defense of India against air attack। यानी जहां जहां पर जिसका jurisdiction है, एयर jurisdiction है, समझिए जो एयर jurisdiction है 100, तो ये जो इनका jurisdiction है वहां वहां पर ये मतलब भारत के ऊपर हवा से या एयर से अटैक को डिफेंड करना इंडिया को, ये इनका काम है। और आगे लिखा है एंड सपोर्ट टू द आर्मी एंड द नेवी। ध्यान दीजिए जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी ये आर्मी और नेवी को भी सपोर्ट करेंगे। जनरली फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एयर ऑपरेशन, सामान्य तौर पर जहां जहां पर एयर ऑपरेशंस की जरूरत आएगी। तो आवाज आ रही कि नहीं भाई? एक बार और पूछ लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि टेक्निकल हो जाती है प्रॉब्लम। ओके 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 ठीक। इसके बाद में देखिए एयर कमांड के बारे, ट्रेनिंग कमांड के बारे में 6.4 में बात की गई है। ट्रेनिंग कमांड आपका ये जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जितने आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं एयरफोर्स के, वो सारे के सारे इनके अंडर में आते हैं। और उसमें दोनों तरह के फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं और ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ऑफिसर्स के लिए भी और मतलब जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। देखिए एयरफोर्स में क्या है कि जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जाहिर सी बात है जो आपके पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स या दूसरे जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग है। और बाकी एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्टाफ है एयरफोर्स में जो ग्राउंड में काम करता है, तो उसके लिए ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अलग हैं। ये दोनों तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वो ट्रेनिंग कमांड के अंडर में आते हैं। इसके अलावा जो है ये जो मतलब ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस रिलेटेड जो है सभी के सभी जो एयरमैन हैं उनकी भी ट्रेनिंग इंश्योर करेंगे। तो ये वही मेन चीज एक ही हो गई। इसके अलावा जो मेंटेनेंस कमांड है उसका काम है, इसके कंट्रोल में जो यूनिट्स हैं उनका काम है रिपेयर, स्टोरेज ऑफ एयरक्राफ्ट, एमटी रिलेटेड मोटर ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नल इक्विपमेंट, आर्मामेंट्स, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव। ये सारा का सारा काम जो है आपका मेंटेनेंस कमांड का है। तो देखिए एयरफोर्स के बारे में आपको इतनी जानकारी दी गई है, बहुत बस इतनी आपके लिए क्रूशियल है। कितने कमांड हैं, कितने पीएसओ हैं, किस कमांड का जुरिस्डिक्शन क्या है, बस इतना आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम इसके बाद में अपने दूसरी जो है उस पे चलते हैं अपेंडिक्स पे, दैट इज अपेंडिक्स बी। ठीक है, सर आवाज नहीं आ हाँ रही। आवाज आ रही है भाई? बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर। ओके।
तो देखिए ये अपेंडिक्स बी आपको नजर आ रही होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। ये कई दिनों से कई बार हम ये बात कर रहे हैं, तो अभी इसको फिर से समझ लीजिए। चूंकि आज नेटवर्क का इशू कुछ ज्यादा हो रहा है। आवाज आ रही है ना भाई? आ रही है सर। चलिए, आई होप ये भी इस बार हो जाएगा। ओके ओके, तो देखिए अपेंडिक्स बी में आप बहुत गौर से समझिएगा। जितने स्क्रीन आ रही नजर? आ रही है सर। ओके, तो देखिए सबसे जो बातें हम पहले ही कर चुके हैं हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में बताएंगे। ये जो फाइनेंस डिवीजन है आपका, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, रक्षा मंत्रालय का एक सेपरेट फाइनेंस डिवीजन है, जिसको कि सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या जिन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज भी कहते हैं, वो इसे हेड करते हैं। और इनका काम क्या है, मतलब ये जो है ये पूरी तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं पार्ट, उसके साथ में जुड़ी हुई है, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। ठीक है। और देखिए ध्यान से समझिए कि इसको अक्टूबर 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस को। और ये सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस के अंडर में इसे मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस को, एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जब बोला जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एमओडी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक हिस्से के रूप में अक्टूबर 1975 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और शुरू में इसे केवल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ R&D के साथ ही केवल शुरू में जोड़ा गया था। मतलब मई 1976 से ऑपरेशनल था ये हमारा एमओडी फाइनेंस, लेकिन दो के साथ एसोसिएटेड था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई प्लस डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ भी इसको जोड़ने के लिए कवायद चलती रही, और ये आपकी अगस्त 1983 में जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एमओडी फाइनेंस का इंटीग्रेशन या एसोसिएशन हो पाया। तो ये समझ लीजिए, ये जो एक यहाँ पर क्रोनोलॉजी दी गई है, अब ये दी गई है तो हमें भी इसको समझ के रखना है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके अंतर्गत आप जानते हो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को पॉलिसी डिसीजन पास ऑन करना और बहुत सारे मैटर हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके साथ इसका एसोसिएशन अगस्त 1983 में हुआ। आगे देखिए लिखा है, अब ये इसका पूरी तरह से जो है ये, हाँ, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसे समझ लीजिए। प्रायरली ये जो हमारा मतलब जो एमओडी फाइनेंस है, ये इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिस्से के रूप में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता था। समझ लीजिए, देयर इज नाउ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द फार्मर डिफेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी ये इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिफेंस डिवीजन था और अब ये इंटीग्रेट हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ लेना देना है, तो ध्यान से सुन लीजिए, अभी आगे मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं लेकिन जल्दी से। जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पावर खत्म हो जाती है, कोई भी प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितनी भी पावर दी गई है, जब उसके बियॉन्ड चली जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर में आ जाती है, ऐसे किसी भी फाइनेंशियल प्रपोजल पर जब भी एमओडी फाइनेंस एडवाइस रेंडर करेगा, वो आपका एसोसिएट फाइनेंस हो जाएगा और उस बात के लिए वो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जवाबदेह होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एमओडी फाइनेंस या जो आपके जो है सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है, ये डुअल कैपेसिटी में कह सकते हैं काम करते हैं। जितनी एमओडी की पावर है उसके लिए ये उसी का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन जो पावर एमओडी के बाहर है, बियॉन्ड है, ऊपर है, उसके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट हो जाते हैं, एसोसिएट फाइनेंस हो जाते हैं ये। तो ये बात अभी आगे आपको मिलेगी इसी अपेंडिक्स में, ध्यान से पढ़िएगा। तो दूसरे पैरा में देखिए लिखा हुआ है कि मतलब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डिलीगेटेड इनहेंस्ड पावर दी गई है, फाइनेंशियल पावर दी गई है, और जिससे कि जो है वो एफिशिएंटली जो है काम कर सके और ज्यादा एफिशिएंटली। तो डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से
जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी गई है इनकी, जिसे डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर कहते हैं। इन्हीं मामलों में एमओडी फाइनेंस को या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या एफएडीएस को अपनी एडवाइस रेंडर करनी होती है। ठीक है, और ये देखिए लिखा है कि इन मैटर्स विद इन द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस आर हिज ऑफिसर्स आर टू बी कंसल्टेड बिफोर एक्सरसाइज ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। यानी फाइनेंशियल पावर को यूज करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर के मामले में, उन्हें सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या इनके अधिकारियों को कंसल्ट करना होगा एप्रोप्रिएट लेवल में। आगे देखिए जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, इन सच केसेस इट इज ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सारे मामले जहां पर डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर के मामलों में सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस अपनी एडवाइस रेंडर कर रहे हैं, ऐसे सभी मामलों में लिखा है इट इज ओपन टू द डिफेंस सेक्रेटरी टू ओवर रूल द एडवाइस ऑफ द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। ध्यान से समझ लीजिए, डिफेंस सेक्रेटरी को सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो भी फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी उसे ओवर रूल कर सकते हैं, लेकिन बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग। राइटिंग में एक ऑर्डर जरूर इशू करना होगा, एक ऑर्डर के माध्यम से, यानी लिखित में ओवर रूल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या एफएडीएस के लिए भी ये ओपन है, इनके लिए भी ये खुला है कि ये मामले को रक्षा मंत्री के सामने प्लेस करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डिफेंस सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर के या एफएडीएस की सलाह से, फाइनेंशियल एडवाइस से सहमत नहीं है, उसे ओवर रूल करते हैं, वो कर सकते हैं लिखित में लेकर के। लेकिन साथ ही साथ एफएडीएस के लिए भी ये ओपन है कि वो चाहें तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मामले को रक्षा मंत्री के सामने पेश किया जाए। आप ये बात समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बियॉन्ड द पावर्स डिलीगेटेड टू द मिनिस्ट्री, मतलब ध्यान दीजिए जरा, बियॉन्ड, अभी अभी जो मैं बात कर रहा था, मतलब इन ऑल मैटर्स, वो सारे मामले जो कि मिनिस्ट्री को दिए गए हैं, जो डिलीगेटेड पावर है, उसके ऊपर के जितने भी फाइनेंशियल पावर है, उस मामले में क्या होगा, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस एंड हिज ऑफिसर्स फंक्शन एज एसोसिएट फाइनेंस। ध्यान दीजिए, मतलब वो सारे वित्तीय मामले जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेलीगेटेड पावर के बाहर है, ऊपर है अमाउंट, उन सभी मामलों में सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस और इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एसोसिएट फाइनेंस बन जाएंगे। और तब क्या होगा, एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू एंड हैव द राइट टू एक्सेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तब ये रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक्सेस भी रखेंगे, उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द चैनल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और आगे लिखा है एंड टू द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसके माध्यम से, देखिए माध्यम भी, चैनल भी बदल गया, थ्रू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, 4 विभाग हैं, आगे हम आपको बताएंगे, तो उसमें सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी हैं, इनके माध्यम से जो आपके एफएडीएस हैं वो सीधे सीधे वित्त मंत्री को एक्सेस कर सकते हैं इन सभी मामलों में। और आगे लिखा है एनी इंपॉर्टेंट चेंज इन द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस आर डीएडी। ये भी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इन फ्यूचर अगर कभी भी सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या डीएडी के फंक्शन में कोई भी चेंज लाना है, कोई भी बदलाव लाना है, तो अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नेसेसरी। वहां पर वित्त मंत्रालय के अप्रूवल की जरूरत होगी, आवश्यक होगा वो। तो ये आपके लिए पैरा बहुत इंपॉर्टेंट था, कई सारी अच्छी जानकारियां थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरे पैरे में देखिए क्या बताया गया है, ये फंक्शनल जो पार्ट है आपका एफपीडीएस का, उसे हाईलाइट किया गया है। इनका काम है केयरफुल एंड इंटेलिजेंट स्क्रूटनी ऑफ ऑल प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक फंड्स। यानी पब्लिक फंड से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो विद इन एमओडी पावर्स हो या बियॉन्ड एमओडी पावर्स हो, ऐसे सभी एक्सपेंडिचर्स का प्रपोजल जब इनके सामने आएगा, उसकी स्क्रूटनी को इंटेलिजेंट और केयरफुल तरीके से स्क्रूटनी को करना, क्या इंश्योर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका, ऑब्जेक्टिव होगा सेफ गार्डिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को सेफ गार्ड करना, इफिशियंसी सुनिश्चित करना,
प्रॉपराइटी इन पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्तीय मामलों में प्रॉपराइटी लाना। प्रॉपराइटी का मतलब है यानी यहाँ पर चीजों को सैद्धांतिक तरीके से करना, इन प्रिंसिपल उनको करना। आगे स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपराइटी हम आपको समझाने वाले हैं। एसएएस की तैयारी में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो इनको मैंने अलग कलर किया हुआ है, अभी हम बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टास्क है फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज का, वो आपको बताया गया है मेजर टर्मिनोलॉजी के माध्यम से। इकोनॉमी इंश्योर करना, इफिशियंसी इंश्योर करना और पब्लिक फाइनेंस में प्रॉपराइटी इंश्योर करना। इसीलिए लिखा है कि जब जब ये कोई भी फाइनेंशियल कॉन्करेंस देंगे किसी प्रपोजल पर जिसमें कि फ्रेश एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होगा, ध्यान दीजिए, फ्रेश एक्सपेंडिचर एंड रिपीटेड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर पहले से स्क्रूटनाइज हो चुका है, जो एक्सपेंडिचर पहले से जो जिस मद में पहले से जो खर्च किया जा रहा है और जिस हद तक खर्च किया जा रहा है, जिस एक्सटेंट तक, वहां तो आप पहले से स्क्रूटनी कर चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेश एक्सपेंडिचर का प्रपोजल आता है तो वहां पर खास तौर से फाइनेंशियल कॉन्करेंस देने से पहले ये फाइनेंस ऑफिसर की ड्यूटी है कि ये उसका जस्टिफिकेशन मांगे प्रपोजल का, कि ये क्यों किया जा रहा है खर्च, उसका जस्टिफिकेशन मांगना जरूरी है। इवन लिखा है ही में इवन चैलेंज द नेसेसिटी फॉर स्पेंडिंग सो मच मनी, मतलब वो इतना ज्यादा धन खर्च करने पर की आवश्यकता को भी चैलेंज कर सकता है, आर ऑन सच अ स्केल टू सिक्योर अ गिवन ऑब्जेक्ट। और वो ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए इतने पैमाने में खर्च क्यों किया जा रहा है, ये भी वो सवाल कर सकता है। इसके बाद देखिए एक ये यहाँ पैरामीटर दिया गया है कि फाइनेंशियल एडवाइस देते समय या फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखना है। तो लिखा है ही आस्क, वो पूछता है, यानी फाइनेंशियल एडवाइजर पूछेगा क्या, वेदर द प्रपोजल इज रियली नेसेसरी, कि क्या ये वास्तव में, ये देखिए फ्रेश एक्सपेंडिचर के लिए है, कि क्या ये प्रपोजल वास्तव में जरूरी है। वेदर द सेम रिजल्ट्स कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड अदरवाइज, क्या यही परिणाम रिजल्ट हम दूसरे तरीके से नहीं हासिल कर सकते थे। विद ग्रेटर इकोनॉमी, और ज्यादा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, मतलब कहने का जो हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं उस एक्सपेंडिचर के अलावा क्या कोई दूसरा और तरीका नहीं था जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हमारी और अच्छी तरह से सुनिश्चित होती, क्या नहीं किया जा सकता था। फिर वेदर द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज जस्टिफाइड इन द सर्कमस्टांसेस, क्या दिए गए हालात में या जो हालात हैं उस हालात में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है क्या वो जस्टिफाइड है। वेदर इंडिविजुअल आइटम्स आर इन फर्दरेंस ऑफ द जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी, ध्यान से समझिए इस टर्म को, यानी क्या जो इंडिविजुअल आइटम्स जिन्हें खर्च में शामिल किया गया है, जो इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, क्या वो भारत सरकार की जो एक सामान्य नीति है उसी को आगे बढ़ाने को है लेकर के, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जनरल पॉलिसी होती है और उस जनरल पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स में खर्च करते हैं। तो अगर कोई, या ये भी हमें ध्यान देना है कि ये जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जनरल पॉलिसी है उसके परसुएंस में, उसके फर्दरेंस में, उसी के पालन करते हुए है या नहीं। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हैव बीन ऑब्जर्व्ड, कि क्या इसे कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी जो वित्तीय मामलों में, यानी वित्तीय मामलों को न्याय संगत तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो मानक बताए गए हैं, क्या उन मानक को मानते हुए ये खर्च किया जा रहा है, ऑब्जर्व करते हुए। ऑब्जर्व करते हुए का मतलब उनका पालन करते हुए। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है, एक गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पर, जो कि जिस गाइडलाइंस में एफएडीएस और इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को एज फाइनेंशियल एडवाइजर फंक्शन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम फाइनेंशियल कॉन्करेंस देते हैं तो डेफिनेटली वी एंश्योर इकोनॉमी इफिशियंसी in defense expenditure and we also safeguard exchequer money, public funds। तो हम पब्लिक फंड्स को, यानी जो टैक्स पेयर्स मनी है, हमें उसको सेफगार्ड करना, उसे बहुत ही इफिशिएंटली खर्च करना, करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस जिम्मेदारी को इस तरह से निभाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइनेंशियल कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है,
जिसे कि जीएफआर 2017 के रूल 21 में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीएफआर में भी मिलेंगे, ये एफआर में भी मिलेंगे। तो जरा ये एक एक को आप देखिएगा, यहाँ पर ये 4 चीजें दी गई हैं, चारों आइटम को ध्यान से समझिए। पहला यहाँ पर है कि ये मतलब ये स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल या स्टैंडर्ड है, वो ये है, एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्ट प्रॉब्लम हो जाती। तो ध्यान दीजिए जरा, ये फर्स्ट जो दिया हुआ है, आवाज आ रही है ना? बस एक बार बता दीजिए जल्दी से। हाँ सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। ओके, तो देखिए इसमें जो है ये जो दिया हुआ है फर्स्ट, इसको जरा ध्यान से समझिए, ये चारों को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। एफआर में 6-7 पार्ट में कर दिया गया है, इसको जरा ध्यान से समझिए। लिखा है एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनका फिर से जरा देखिए इसको। लिखा है कि एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनीज as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money। आप यूं समझिए कि जब आप अपने लिए कोई खर्च करते हैं, चाहे बाजार आप इवन सब्जी खरीदने जाएं, या आप अपना घर बनाते हैं, बहुत सारे काम आप डे टू डे लाइफ में ऐसे करते हैं जहां पर आप अपना पैसा खर्च करते हैं बाजार में। तो जब भी आप अपना पैसा खर्च करते हैं, आप बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। इवन आप सब्जी भी खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी के मुताबिक उसका प्राइस सही है कि नहीं है, दोनों चीजें आप देखते हैं। आपकी कोशिश होती है कि सबसे कम दाम में अच्छी से अच्छा सामान मिल जाए, कम से कम दाम में अच्छा से अच्छा सामान। तो यही पहला स्टैंडर्ड यही है कि हर पब्लिक ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि वो उसी तरह से विजिलेंट रहे, उसी तरह से वो जागरूक रहे। जब जब वो पब्लिक का पैसा खर्च करे, जब जब वो टैक्स पेयर का पैसा खर्च करे, तो वो बिल्कुल उसी तरह से खर्च करे जैसे कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब है साधारण दूरदर्शिता रखने वाला आदमी जिस तरह से जब अपना पैसा खर्च करते हुए जिस तरह की जागरूकता दिखाता है, उसी तरह की जागरूकता पब्लिक ऑफिसर भी दिखाए जब वो पब्लिक का पैसा खर्च करे। ये पहला स्टैंडर्ड है, ये पहला मानक है पब्लिक मनी स्पेंड करने का। दूसरा मानक है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसाई मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। ये दूसरा पैरामीटर है, दूसरा मानक है कि पब्लिक मनी को, जनता के पैसे को जितना डिमांड है, जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा ना किया जाए। मतलब प्रथम दृष्टया उतना ही पैसा खर्च किया जाए जितना कि कोई अवसर की मांग है, सिचुएशन की मांग है, उससे ज्यादा पैसा ना खर्च किया जाए। तीसरी प्रॉपर्टी है या स्टैंडर्ड है आपका, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। यानी किसी भी अथॉरिटी को जिसे कि पब्लिक मनी खर्च करने की पावर दी गई है, वो अपनी पावर को ऐसा एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने के लिए ना यूज करे अपनी पावर जिस एक्सपेंडिचर से उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही फायदा होने वाला हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कोई भी अथॉरिटी जब भी पब्लिक मनी खर्च करे, वो अपने आप को, यानी अपने आप को स्वार्थ में या अपने हित को ध्यान में रखते हुए ना खर्च करे। यानी जो चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट पहुंचाने वाली हो, ऐसे खर्च नहीं करने हैं। एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर कोई भी अथॉरिटी अपने फायदे के लिए नहीं करेगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर था एक। इसके बाद में देखिए जरा चौथा जो पैरामीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लिखा है एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द पीपुल। मतलब कभी भी पब्लिक मनी का खर्च, जनता के पैसे का खर्च, टैक्स पेयर मनी को कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या लोगों के किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं खर्च किया जाना चाहिए।
पब्लिक का जो भी पैसा है किसी विशेष व्यक्ति की भलाई के लिए, मतलब किसी विशेष व्यक्ति के हित के लिए या किसी समाज के किसी या किसी सेक्शन के वर्ग के लिए, किसी लोगों के एक वर्ग के लिए ही ध्यान में रखकर नहीं खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें दो आपके कंडीशन दे दी गई हैं, अनलेस करके, मतलब किन दशाओं में किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन है, अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी अमाउंट को खर्च करने का आदेश दे दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए या लोगों के किसी वर्ग के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी पब्लिक ऑफिसर ऐसे खर्च को अलाउ करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, जो कि इन द परसुएंस ऑफ या इन द कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इन द कंप्लायंस ऑफ सम डिक्री और जजमेंट फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, पब्लिक ऑफिसर will spend the money, will allow the spend of या incurring of expenditure। पहली कंडीशन, यानी कोर्ट ऑफ लॉ को हमें ऑनर करना है, पहली कंडीशन। दूसरी है, द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। यानी अगर कोई ऐसा खर्चा जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए सरकार के द्वारा किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी या कस्टम के हिस्से के रूप में, यानी सरकार की कोई ऐसी नीति जो पहले से स्थापित है, रिकॉग्नाइज्ड है, या कोई परंपरा है, उसके पालन में अगर कोई भी खर्च किया जाता है, कोई भी ऐसा खर्च जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के समूह के लिए है, तो उसे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये चौथा जो बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इसके दो आपके राइडर दे दिए गए, मतलब दो कंडीशन दे दी गई हैं जहां पर इसका नियम को जो है हम कह सकते हैं लिबरलाइज कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉपराइटरी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे फिर से फंक्शन पे आ जाते हैं जो हमारे एमओडी फाइनेंस के हैं। तो देखिए रूल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं कि नो एक्सपेंडिचर विच हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द बजट और विच हैविंग बीन प्रोवाइडेड हैज नॉट बीन सैंक्शन्ड शैल बी ऑथराइज्ड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस और इज रिप्रेजेंटेटिव। यानी कोई भी ऐसा खर्चा, मतलब ये नियम में बताया जाता है कि कोई भी ऐसा खर्च जो कि बजट में नहीं प्रोवाइडेड है या फिर बजट में तो प्रोवाइडेड है लेकिन उसकी सैंक्शन नहीं दी गई है, ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंडिचर होने का मतलब ये नहीं है कि बजट अलॉटमेंट हो गया, पार्लियामेंट में बजट पास हो गया तो वो सीएफए फिर खर्च कर सकता है, नहीं। बजट अलॉटमेंट होने के बाद स्पेसिफिक सैंक्शन भी हर एक्सपेंडिचर की दी जानी होगी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी के द्वारा। तभी सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं फिर डीएस के, तभी उसको जो है वो कॉन्फ्रेंस को मतलब वो अथराइज करेंगे, तभी उसे अथराइज किया जाएगा, अदरवाइज अथराइज नहीं किया जाएगा। एक तो बजट अलॉटमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ बजट अलॉटमेंट के साथ साथ एक्सपेंडिचर की सैंक्शन भी होनी चाहिए। अब ये सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पूरा का पूरा ऑडिट कोड में आपको चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी कि सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होता है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सब आपको आगे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लिखा है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल इज ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड। यानी ये जो रूल है कि ये बजट अलॉटमेंट होना चाहिए प्लस एक्सपेंडिचर सैंक्शन होना चाहिए, ये नियम अपने आप बहुत ही सख्ती के साथ इसका पालन हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। कैसे? CDA will not make any disbursement in respect of charges not covered by regulations or government orders। यानी देखिए CDAs को ये जिम्मेदारी दी गई है पेमेंट को, डिफेंस अकाउंटिंग सर्किल्स को पेमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, डिसबर्समेंट की जिम्मेदारी, ये मैंने पहले ही बताया था कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है डिफेंस सर्विसेज की तरफ से, सिवाय आपके डीएसीएस को। डीएसी को ही सारे डिसबर्समेंट अथराइज करने बैंक को, डीएसी किसी और को अथराइज कर दे लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, वो चेक ड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं ड्रॉ कर सकता है डिफेंस सर्विसेज में। तो यही से कंट्रोल इंश्योर हो जाता है कि सीडीए कोई भी ऐसा डिसबर्समेंट करेंगे ही नहीं अलाउ जो कि आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस या गवर्नमेंट ऑर्डर से कवर नहीं होता है। नंबर 5 में आ जाइए, मतलब जो फाइनेंशियल कॉन्करेंस है फाइनेंस डिवीजन के द्वारा दी जाने वाली, वो जनरली 3 चीजों पर आपकी 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती है, या स्टेजेस कम भी हो सकती हैं। पहली स्टेज क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द प्रपोजल ऑन इट्स मेरिट्स। यानी किसी चीज के मतलब प्रपोजल की मेरिट्स पर उसका
एग्जामिनेशन करना, उसका पूरा का पूरा जो है उसको देखना, मतलब वेरीफाई करना, एग्जामिन करना आप कह सकते हैं। हिंदी में कोई अच्छा शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा। दूसरा आपका स्टेज क्या है? असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, यानी उसका वित्तीय प्रभाव क्या है। कहने का मतलब कि जो प्रपोजल सामने आया है उसमें ये भी देखना है कि इसमें कितना खर्च हो जाएगा। फाइनेंशियल इफेक्ट के असेसमेंट का मतलब ये कि ये एक्सचेकर मनी में, पब्लिक मनी का कितना पैसा खर्च होने वाला है टैक्स पेयर्स का, इसका अनुमान लगाना, असेसमेंट करना। और तीसरी स्टेज है इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया जाता है तो फिर केयरफुल एग्जामिनेशन एंड वेटिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर्स बिफोर इश्यू। मतलब कहने का अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर उसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना और फाइनल ऑर्डर इशू होने से पहले पहले उसको वेट करना, वेटिंग करना उसकी, ये भी एक स्टेज है। तो ये 3 स्टेज आपकी बताई गई हैं। जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फंक्शन को देखते हैं या जब इलेबोरेट तरीके से चीजों को आप पढ़ेंगे, जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल को आप पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जितना भी फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों स्टेजेस में आपका फॉल करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो है कम भी स्टेजेज हो सकती हैं, लिखा है समटाइम्स 2 और मोर ऑफ दीज स्टेजेज आर कंबाइंड, कभी कभी इनमें से 2 या उससे ज्यादा स्टेजेज एक साथ मिल जाती हैं। लेकिन लिखा है कि बट ऑल प्रपोजल्स हैविंग अ फाइनेंशियल बियरिंग इनिविटेबली फॉलो थ्रू दिस प्रोसेस, यानी लेकिन ये है कि जितने प्रपोजल्स जिसमें कोई ना कोई वित्तीय प्रभाव शामिल होगा, निश्चित रूप से, इनिविटेबली का मतलब है निश्चित रूप से, उनको इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही गुजरना, इन 3 स्टेजेस से। आगे देखिए, दिस प्रोसीजर इंश्योर्स नॉट ओनली क्लोज एंड एडिक्वेट कंट्रोल बाय फाइनेंस, यानी ये जो तीनों स्टेजेज वाला प्रोसीजर बताया गया है, इसकी वजह से ना सिर्फ फाइनेंस में एक बहुत ही क्लोज और पर्याप्त कंट्रोल सुनिश्चित होता है, नियंत्रण सुनिश्चित होता है, अपितु बट आल्सो इनेबल्स देम टू गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस एंड एडवाइस फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन साथ ही साथ देखिए, फाइनेंस में हमारा कंट्रोल तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सजेशन, मतलब एक जो है सकारात्मक सजेशन भी मिल जाता है उनको, एक सलाह मिल जाती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एट फेयरली अर्ली स्टेज ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रपोजल, यानी किसी प्रपोजल के अच्छा खासा शुरुआती दौर में ही उनको एक बेहतरीन सलाह मिल जाती है, जिससे कि इस प्रपोजल में फेयरली अर्ली स्टेज में ही जो चेंजेस करने होते हैं वो किए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीजें जब आप ध्यान से समझ रहे होगे तो जब आप माइक्रो लेवल में डीएडी का फंक्शन समझेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, या एमओडी फाइनेंस का जब फंक्शन समझेंगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये मैक्रो लेवल में जो बातें बताई गई हैं यही आपके एटीट्यूड को माइक्रो लेवल में ले जाएंगी, मतलब इलेबोरेट करेंगी और बहुत आपको मदद मिलेगी समझने में। आगे देखिए, एफएडीएस का अगला काम बताया गया है, प्रिपेयर द बजट एंड अदर एस्टिमेट्स फॉर द डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के लिए बजट एस्टिमेट्स तैयार करना। आल्सो फर्निशेज द हेड ऑफ द ब्रांचेज ऑफ आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स विद ऑल इंफॉर्मेशन एट हिज डिस्पोजल, मतलब जितने आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंदर जो भी ब्रांचेज हैं उनके हेड्स को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि उनको इनेबल किया जा सके, सक्षम बनाया जा सके उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में। यानी ब्रांच के जो हेड है, ब्रांचेस के आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के अंदर उनकी खुद की अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके डिस्पोजल में जो भी सूचना हमारी तरफ से जानी चाहिए उसको हेल्प, मतलब वो हम सूचना देंगे और उनके खुद की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इससे उनको मदद मिलेगी, खास तौर से जो उनको ग्रांट से अलॉटेड हुई है उसके मामले में। आगे लिखिए, देखिए लिखा है, साथ ही साथ जो है ये जो ब्रांचेस के हेड हैं उनको एफएडीएस एडवाइस भी करेंगे इन रिगार्ड टू प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड द डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस जनरली। आगे जो हाईलाइट पार्ट है उसे समझिए, इज आल्सो फुल्ली एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफेंस प्लान्स। ध्यान से समझिए, जितने डिफेंस प्लान्स बनते हैं चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से महत्व रखते हो, कुछ भी हो, जितने भी डिफेंस प्लान होते हैं एफएडीएस उनमें पूरी तरह से एसोसिएटेड रहते हैं, पूरी तरह से जुड़े रहते हैं
उनके फॉर्मेशन में भी और उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी, क्योंकि ऐसा कोई डिफेंस प्लान होगा ही नहीं जिसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व ना हो, और जहां डिफेंस एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हुआ वहां पर एफडीएस का इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो गया। इसके बाद देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी पारा नंबर 7 में। जो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है डिफेंस सर्विसेज के, साथ ही साथ ये डिफेंस सर्विसेज का एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तैयार करते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। और ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए, यानी जितना डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है उसके इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए अंतिम रूप से जवाबदेह यही है। लेकिन इनका ये काम, इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग का इनका ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके द्वारा डिस्चार्ज की जाती है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के द्वारा, सीजीडीए के द्वारा। तो पॉइंट 8 में फिर बताया गया है कि डीएडी विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट एट हेड फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। यही मैं उस दिन बताना चाह रहा था कि मतलब डीएडी को अगर पूछा जाए कि किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, तो कहा जाएगा एफएडीएस के या एमओडी फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, अपने विभागाध्यक्ष के साथ, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ। एमओडी फाइनेंस के अंडर में है डीएडी आपकी, मतलब एमओडी साथ लिखा हुआ है विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एट इट्स हेड, यानी डीएडी और इसके मुखिया यानी सीजीडीए, ये मिला करके एमओडी फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और एमओडी ये कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है? एफएडीएस या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। आगे देखिए लिखा है जो ड्यूटीज डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की हैं वो मुख्य तौर से क्या है? ऑडिट करना। अब ऑडिट में स्टार लगा दिया गया, स्टार लगाकर ये बताया गया है नीचे कि ये जो ऑडिट डीएडी द्वारा किया जाता है ये इंटरनल ऑडिट है, इसे सीएजी के द्वारा किए जाने वाले स्टैट्यूटरी ऑडिट से कंफ्यूज ना हो, ये इंटरनल ऑडिट है। प्लस पेमेंट कवर करना, अकाउंटिंग करना, ये 3 फंक्शन डीएडी के हैं, समझ लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस फंक्शन एमओडी फाइनेंस का है और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जितने भी हैं, तो मतलब ये डीएडी के मामले में ये मुख्य रूप से 3 फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये ऑडिट, पेमेंट और अकाउंटिंग किनका करेंगे? ऑल चार्जेस परटेनिंग टू आर्म फोर्सेस। चार्जेस का मतलब है एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा, चार्जेस का मतलब जहां जहां चार्जेस लिखा होगा, रिसीप्ट एंड चार्जेस हम बोलते हैं, रिसीप्ट का मतलब प्राप्तियां और चार्जेस का मतलब खर्चे। तो हम खर्चे कहाँ कहाँ करते हैं? हम सामान खरीदने में, स्टोर्स को खरीदने में खर्चे करते हैं, सर्विसेज लेने में खर्चे करते हैं, वर्क्स में खर्चे करते हैं, पे एंड अलाउंसेज में खर्चे करते हैं और पेंशन में खर्चे करते हैं। ये 5 मेजर चीजें आप याद रखिएगा, स्टोर्स प्रोक्योरमेंट, सर्विसेज, वर्क्स, पे एंड अलाउंसेस, पेंशंस, ये मेजर खर्चे हैं हमारे और ये सारे के सारे चार्जेस कहलाएंगे। तो आर्म फोर्सेस के जितने भी चार्जेस हैं उनका ऑडिट करना, पेमेंट करना, अकाउंटिंग करना, ये काम है। और इसमें देखिए लिख भी दिया इंक्लूडिंग, यानी इन खर्चों में कौन सी चीजें शामिल हैं चार्जेस में? बिल्स फॉर सप्लाईज एंड सर्विसेज रेंडर्ड, फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी आ गया, रिपेयर वर्क्स भी आ गया, पे एंड अलाउंसेस भी आ गए, मिसलेनियस चार्जेस भी आ गए, पेंशंस भी आ गए। अब इसमें केवल आप पे एंड अलाउंसेस को उधर आप पहुंचा दो एयरफोर्स और नेवी के केस में। एयरफोर्स के केस में आपका जो एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस है और नेवी के केस में नवल पे ऑफिस, बाकी सारी चीजें जो है वो डीएडी के पास आ गई। इसके अलावा देखिए लिखा है डिपार्टमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ कैश एंड स्टोर अकाउंट्स केप्ट बाय द वेरियस यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस। मतलब जो बहुत सारी यूनिट और फॉर्मेशन आर्म फोर्सेस की खुद अपना अकाउंट बनाती हैं, उनके अकाउंट को भी ऑडिट करना, उनके कैश और स्टोर अकाउंट को भी ऑडिट करने की जिम्मेदारी डीएडी के। थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग प्लीज पेशेंसली सुन लीजिए। और इसमें देखिए क्या है, अर्सेनल्स, वर्कशॉप, स्टोरेज डिपोज ये शामिल हैं। बहुत सारे आपके जो अर्सेनल्स हैं, शस्त्रागार हैं, वर्कशॉप्स हैं, स्टोरेज डिपोज हैं, जैसे सीओडीज वगैरह, इन सब का जो है ये आपका शामिल है ऑडिट वगैरह, जो कैश एंड स्टोर अकाउंट का ऑडिट बताया गया है। मेंटेनेंस ऑफ पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, यानी देखिए आर्मी ऑफिसर एंड कंबेटेंट्स ऑफ द आर्मी,
आर्मी के केस में हम उनके पे एंड अलाउंसेस यानी पे अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हैं। तो ये चीज आपको पहले ही समझाई जा चुकी है। और बाकी देखिए ये यहाँ पर सीएजी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी हिंट दी गई है। बताया गया है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जिसे कि टेस्ट ऑडिट भी कहते हैं, हमारे ऑडिट के ऊपर भी जो ऑडिट होता है उसे टेस्ट ऑडिट कहते हैं, ये सीएजी के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और सीएजी के कौन से अथॉरिटीज हमारे यहाँ डिफेंस सर्विसेज में है? एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, ये आपके टॉप मोस्ट हैं सीएजी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए या डिफेंस सर्विसेज के लिए। इसके अलावा प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एयरफोर्स में, नेवी में है, मतलब ये एयरफोर्स और नेवी को एक प्रिंसिपल डायरेक्टर देखते हैं। और दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए एक आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को देखते हैं। अब ये वर्क आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि चाहे पीएसयू के रूप में हो या चाहे जिस रूप में हो, ये सभी का ऑडिट आपके कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो डिवीजन दिया गया है वो डीजी एडीएस आर्मी के लिए कह सकते हैं आप, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एक एयरफोर्स और नेवी के हो गए, और एक आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और उसके स्टाफ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 3 अथॉरिटीज दी हैं, और बाकी जो छूट रहे होंगे वो भी डीजी एडीएस के पास चले जाएंगे। तो ये हम अलग से समझ लेंगे। इसके अलावा देखिए हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाएंगे। नवल डॉकयार्ड का अभी भी बनाते रहेंगे। इसके अलावा हम मेंटेन करते हैं अकाउंट्स वर्क से रिलेटेड भी ऑडिट करते हैं। तो ये चीजें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, खत्म हो रहा है अब बिल्कुल। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का काम क्या है? ये मतलब सर्विस हेडक्वार्टर्स और कमांड हेडक्वार्टर्स में इनको प्लेस किया गया है। आईएफए के बारे में आप जान चुके हैं, वो पहले से आप समझ चुके हैं। अब हम आखिरी पैरा बताते हैं अपेंडिक्स बी का। ये जो मैंने किया येलो कलर से, इसे समझ लीजिए। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है, यहाँ जनरल टर्म में बोला गया है। और सीधे सीधे एमओडी फाइनेंस के पास है, क्योंकि एमओडी फाइनेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एमओडी, इसलिए कहा गया कि ये एमओडी के अंडर में आता है। और एक जगह आपने देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में इसको डीएडी को बताया गया है। इसके बाद देखिए लिखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट करस्पॉन्ड ब्रॉडली टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 3 सर्विसेज, यानी जो तीनों आपके आर्म फोर्सेज हैं उनको हम करस्पॉन्ड करते हैं। जहां पर आर्मी है वहां हमारे आर्मी के डीएसीज हैं, जहां एयरफोर्स है एयरफोर्स के डीएसीज हैं, जहां नेवी है वहां नेवी के डीएसीज हैं। इसके अलावा हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी कैटर करते थे, अब नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ड्यूटी हो जाएगी हमारी। डीआरडीओ को हम कैटर करते हैं, हमारे अलग डीएसीज हैं। सीएसडी को हम कैटर करते हैं, अलग डीएसी है। कोस्ट गार्ड को कैटर करते हैं। बीआरओ को हम अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत सारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लिस्ट दी गई थी, उन सबको हम कैटर करते हैं। तो इसके साथ देखिए हमारा अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी समाप्त हो गया। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन आप इसको पढ़िएगा जरूर। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसके बाद में